हेलो हाय आदाब सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच। आपका अमराज आरजे अमना सीपीएन यानी करंट पल्स रेडियो में 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो 920 पर। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में गुटबाजी, आंतरिक कलह के आरोप, खराब प्रदर्शन से उठे कई सवाल। पिछले दिनों पाकिस्तान का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक और हार का गवाह बना। दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया और इस जीत के साथ ही बांग्लादेश ने 2 टेस्ट मैचों की ये सीरीज 2-0 से जीत ली है। सारी की सारी खबरें हम लोगों के पास आती है बीबीसी हिंदी के माध्यम से। हम उनका धन्यवाद करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। बांग्लादेश ने पहले टेस्ट में भी मेजबान पाकिस्तान को मात दी थी। ये पहला मौका है जब बांग्लादेश ने टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को हराया है। सीरीज में हार के कारण पाकिस्तान को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी नुकसान उठाना पड़ा और टीम 8वें नंबर पर आ गई है। बांग्लादेश से मिली हार पर पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने अफसोस जताया है और कहा है कि बेहतर तैयारी की बात होनी चाहिए थी। शान मसूद ने माफी मांगते हुए कहा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फिटनेस पर और मानसिक तौर पर मजबूत होने के लिए काम करना होगा। हम रेड बॉल क्रिकेट यानी टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार नहीं थे। हम इस फॉर्मेट पर 10 महीने का अंतराल नहीं कर सकते। हमें टेस्ट क्रिकेट पर मेहनत करनी होगी। उन गेंदबाजों को मौका देना होगा जो लगातार रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। मसूद माफी मांग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी, जानकार और प्रशंसक अपनी टीम के प्रदर्शन से खुश नहीं है। शान मसूद को जवाब देना होगा। पूर्व क्रिकेटर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रमीज राजा ने इस हार की पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काला दिन बताया है और कप्तान शान मसूद से लेकर टीम के बाकी खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सवाल उठाया है। रमीज राजा कहते हैं, आखिर पाकिस्तान को हुआ क्या है? जवाब शान मसूद को देना है, क्योंकि कप्तान लीड करते हैं और कई जगहों पर शान मसूद से भूल चूक हुई है। यंग कप्तान है, यंग बॉलिंग अटैक है, लेकिन ये बॉलिंग अटैक को उन्होंने चुना है। शान मसूद को अपने प्रदर्शन के बारे में जवाब देना है। वो कहते हैं, मैं हमेशा मानता हूं कि कप्तान अगर रन बना रहा है तो चलिए आधी कहानी तो निपट जाती है, लेकिन आप रन भी नहीं बना रहे और आप सीरीज हार जाए तो भी बांग्लादेश से तो हेडलाइंस बनती है। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है। सऊद शकील को तेज गेंदबाजी के साथ समस्या है। रिजवान फाइट करते हैं, लेकिन कब तक फाइट करेंगे? पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी कामरान अकमल का कहना है कि व्यक्तिगत एजेंडे के कारण पाकिस्तान टीम का तो बुरा हाल हुआ है। अकमल कहते हैं, पाकिस्तान की टीम में असल लड़ाई है कि मैं कप्तान बन जाऊं, मैं सब कुछ होल्ड कर लूं, मेरी मर्जी से क्रिकेट चले। वो टीमें जीतती हैं और मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिखाती हैं। यहाँ पर ये चल रहा है कि मैं इतना कर लूं कि अगले मैच में मेरी जगह पक्की हो जाए। बीते कुछ समय में पाकिस्तानी टीम का प्रदर्शन। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान टीम अपने घरेलू मैदान पर आखिरी 10 मैचों में से एक में भी नहीं जीती है। 10 में से 4 मैच ड्रॉ रहे और 6 में हार का सामना करना पड़ा। आखिरी बार पाकिस्तान ने घरेलू मैदान पर 2021 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत दर्ज की थी। 2022 में पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया था। वहीं जून 2024 में हुए T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका की टीम से हारने के बाद पाकिस्तान को बहुत क्रिकेट झेलनी पड़ी थी। पाकिस्तान का आखिरी अच्छा प्रदर्शन नवंबर 2022 में था, जब टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी। इसके अलावा पिछले सालों में पाकिस्तान ने आईसीसी का कोई खिताब नहीं जीता है। क्या टीम में आंतरिक गुटबाजी है? बीबीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लगातार गिरते प्रदर्शन और बढ़ती मुश्किलों को लेकर पाकिस्तान में जियो टीवी के स्पोर्ट्स एडिटर फैजान लखानी से बात की है। फैजान कहते हैं, हमें अंदाजा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम फिलहाल संघर्ष कर रही है, पर हमने कभी नहीं सोचा था कि घरेलू मैदान पर हम बांग्लादेश जैसी टीम से हार जाएंगे। टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश को कमजोर टीम माना जाता है और यह नतीजा चौंकाने वाला था। वो आगे कहते हैं, स्किल सेट की कोई कमी नहीं है, पर खिलाड़ी पूरे मन से नहीं खेले। इसका असर पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों पर होगा। उनका अब इस खेल से दिल उठ जाएगा। क्या टीम में कोई आंतरिक कलह है? सवाल में फैजान कहते हैं, हाँ, टीम में एकजुटता की कमी है और वो यूएसए में वर्ल्ड कप के दौरान भी देखा जा सकता था। अब जब सब अपने अपने लिए खेल रहे हैं, तब आपस में टीम में वो बात नहीं है जो किसी टीम को जीत दिलाती है। पर मैं इसके लिए किसी खिलाड़ी को दोष नहीं दूंगा। इसके लिए मैनेजमेंट जिम्मेदार है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर उठते हुए सवाल। 2022 में रमीज राजा को पीसीबी की चेयरमैन पद से हटा दिया गया था और उसके बाद से अभी तक 3 चेयरमैन आ चुके हैं। मैनेजमेंट की दिक्कतों पर फैजान कहते हैं कि जब रमीज राजा चेयरमैन थे तो उनका फोकस केवल एक खिलाड़ी पर था, बाबर आजम। इसमें बाबर का कोई कसूर नहीं है, लेकिन उसमें इसके कारण बाकी खिलाड़ी खुद को दरकिनार महसूस करते थे। इससे टीम के हौसले में कमी होती है और आपस में टकराव पैदा होता है। बदलते मैनेजमेंट के साथ ही कोच भी बदलते चले गए। 2022 से अब तक पाकिस्तानी टीम ने कुल 7 कोच देख लिए हैं। फैजान कहते हैं, बदलते मैनेजमेंट, बदलते कोच, ये सब फैक्टर्स खिलाड़ियों के लिए कसर माहौल बनाते हैं। फिर उस टीम की जीत से ज्यादा अपने स्कोर, अपने सिलेक्शन की चिंता होती है, जो स्वाभाविक भी है। जून 2024 के T20 वर्ल्ड कप में जो अमेरिका की टीम से हारकर पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया, तब पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा था कि टीम में सर्जरी की जरूरत है। हाल ही में जब बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 10 विकेट से हार मिली थी, तब नकवी ने खिलाड़ियों पर ही सवाल उठा दिए थे। उन्होंने कहा था, दिक्कत यह है कि सिलेक्शन कमेटी के पास चुनाव के लिए पूल ऑफ प्लेयर्स नहीं है। कप्तान पर
जोर आजमाइश। नवंबर 2023 में एक दिवसीय वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जब बाहर हो गया तब बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद व्हाइट बॉल क्रिकेट की कमान शाहीन शाह अफरीदी को और रेड बॉल की कप्तानी शान मसूद को दी गई थी। फिर फरवरी में मोहसिन नकवी पीसीबी के हेड बने और मार्च में ही उन्होंने शाहीन को हटाकर बाबर को T20 की कप्तानी दे दी। शाहीन अफरीदी ने इसके बाद कई प्लेटफॉर्म पर अपनी नाराजगी भी रखी थी। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें शाहीन और बाबर के बीच की नाराजगी देखी जा सकती थी। वीडियो में बाबर शाहीन की तरफ आते हैं पर शाहीन गुस्से में उन्हें हाथ से दूसरी तरफ करके आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में जब बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शाहीन को ड्रॉप कर दिया गया था तब पीसीबी ने बताया कि शाहीन के कुछ निजी कारण हैं। पाकिस्तान के हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम चाहते हैं कि शाहीन अफरीदी अपनी बेस्ट फॉर्म में रहें। वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं, आगे में काफ़ी मैच खेलने हैं। हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलें। पाकिस्तान क्रिकेट BCCI से सीखे। कप्तानी के सवाल पर फैजान कहते हैं, वो सभी खिलाड़ी जो इस रेस में उलझ गए हैं उन सभी को किनारे रख कर किसी नए चेहरे को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। फैजान मानते हैं कि ऐसा बहुत कुछ है जो अभी पाकिस्तान क्रिकेट भारतीय क्रिकेट से सीख सकता है। वो कहते हैं कि भारत की टीम हर स्थिति में एकजुटता से खेलती है। इस विश्व कप में भारत की टीम ने कई फंसे हुए मैच जीते हैं। रोहित और हार्दिक के बीच सब ठीक नहीं है, ऐसी बातें भी तो मीडिया में चल रही थी, पर ऐसा कुछ भी मैदान पर कभी नजर नहीं आया। उनमें कोई तकरार, कोई मतभेद खेल के दौरान नजर नहीं आया। BCCI ने भी ये सब बहुत अच्छे से हैंडल किया। पाकिस्तान क्रिकेट को सीखने की ज़रूरत है। कैसे जीते। 6 सितंबर 2024 को भारत ने पेरिस ओलंपिक में अपना 27वां पदक जीता। पैरा ओलंपिक खेलों में देश का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ये भी भारतीय खेल प्रेमियों के लिए खुशी और गर्व की बात है, लेकिन इसके साथ ही कई लोग इस सफलता से भी हैरान हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पैरा ओलंपिक खेलों के कुछ दिन पहले हुए ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन इस तरह का नहीं था। भारत ने 110 खिलाड़ियों का दल ओलंपिक खेलों के लिए भेजा था। इसके बावजूद भारत 1 रजत और 5 कांस्य पदक यानी कुल 6 पदक ही जीत सका। इसके अलावा 6 खिलाड़ियों ने 4था स्थान हासिल किया था। पैरा ओलंपिक में भारत की तरफ से 84 खिलाड़ी गए थे और इन खिलाड़ियों ने ओलंपिक से 4 गुना ज़्यादा पदक हासिल किए। ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं, ब्रिटेन, यूक्रेन और नाइजीरिया जैसे देशों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। ऐसे में कई लोग हैरान हैं कि कुछ देशों ने ओलंपिक के मुकाबले पैरा ओलंपिक खेलों में बेहतर प्रदर्शन कैसे किया है। वैसे तो ये जान लेना चाहिए कि दोनों इवेंट की तुलना सही नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही इवेंट में प्रतियोगिताओं का स्तर अलग अलग होता है। साथ ही इसमें हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की मानसिक और शारीरिक क्षमता भी अलग अलग होती है। ऐसा कहा जाता है कि एक तरफ जहाँ ओलंपिक किसी खिलाड़ी के शारीरिक स्तर की परीक्षा होती है या एक इंसान का शरीर कितनी क्षमता रखता है उसका परीक्षण करता है, वहीं पैरा ओलंपिक किसी शख्स के दृढ़ संकल्प और साहस का परीक्षण करता है। अब ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों में पदक हासिल करने में ऐसा अंतर क्यों है, इसके पीछे कई कारण हैं और साथ ही आंकड़े भी अपनी कहानी खुद बयान करते हैं। मेडल ज़्यादा, कंपटीशन कम। सबसे पहली बात तो ये है कि पैरा ओलंपिक में ओलंपिक की तुलना में ज़्यादा मेडल दिए जाते हैं और कम देश उसमें हिस्सा लेते हैं। पेरिस ओलंपिक में 204 टीमों ने कुल 32 खेलों में 329 स्वर्ण पदकों के लिए हिस्सा लिया था, जबकि पैरा ओलंपिक में 170 टीमें 22 खेलों में 549 स्वर्ण पदकों के लिए हिस्सा ले रही हैं। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर पैरा ओलंपिक में पदक जीतने की संभावना अधिक होती है और जो देश दोनों में ही यानी पैरा ओलंपिक और ओलंपिक में हिस्सा लेते हैं इसके लिए पैरा ओलंपिक में ज़्यादा पदक जीतने की संभावना होती है। उदाहरण के तौर पर चीन को देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक में चीन ने 89 पदक हासिल किए थे, वहीं टोक्यो पैरा ओलंपिक में चीन के खाते में 207 पदक आए। ब्रिटेन ने टोक्यो ओलंपिक में 64 पदक तो 2 हफ्ते बाद पैरा ओलंपिक में 124 पदक हासिल किए थे। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक और पैरा ओलंपिक में 19 पदक हासिल किए थे। पेरिस में पदक तालिका में कुछ ऐसे ही रुझान दिख रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे देश हैं जो ओलंपिक की पदक तालिका में आगे थे और पैरा ओलंपिक में पीछे नजर आ रहे हैं। इन देशों में अमेरिका और जापान जैसे देश शामिल हैं, लेकिन नाइजीरिया, यूक्रेन और भारत जैसे देशों ने पैरा ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। स्वास्थ्य सुविधाएं। कई स्टडीज से पता चला है कि ओलंपिक प्रदर्शन का सीधा संबंध किसी देश की जनसंख्या और GDP से हो सकता है। ऐसे में ये तो नहीं कहा जा सकता कि अमीर देशों को सबसे ज़्यादा पदक मिलते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ओलंपिक की पदक तालिका में टॉप 10 में शामिल देश अपेक्षाकृत अमीर होते हैं। पैरा ओलंपिक के मामले में 2 चीज़ों जो पैसे से ज़्यादा निर्णायक है वो है देश की स्वास्थ्य सुविधाएं और विकलांगता के प्रति रवैया। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि ये वजह है कि पैरा ओलंपिक में ब्रिटेन का प्रदर्शन अमेरिका की तुलना में बेहतर है। भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं में असमानता है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के कई दूसरे देशों में तुलना में यहाँ तक कि अमेरिका की तुलना में भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं अपेक्षाकृत सस्ती हैं। इसका मतलब ये है कि न केवल पैरा एथलीट बल्कि भारत में किसी भी विकलांग व्यक्ति को जरूरी चिकित्सा उपचार मिलने की अधिक संभावना होती है। पैरा स्पोर्ट्स कल्चर। चीन और ब्राजील की तरह ही भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है और इसका मतलब है कि यहाँ पर अलग अलग पैरा खेलों के लिए खिलाड़ियों की भी बड़ी संख्या है, लेकिन बड़ी संख्या होने पर भी हर बार ऐसा नहीं होता कि प्रदर्शन बेहतर ही हो।
ये निर्भर करता है कि देश की संस्कृति पर कि वहाँ समाज में विकलांग लोगों के प्रति नज़रिया क्या है। भारत इसके लिए एक अच्छा उदाहरण है। कई देशों में विकलांग लोगों को अपमानित किया जाता है या उनके साथ दया का व्यवहार दिखाया जाता है। वहाँ विकलांग खिलाड़ियों को खिलाड़ी तक नहीं माना जाता। इस मामले में भारत कोई अपवाद नहीं था, लेकिन हाल के दिनों में सामाजिक स्तरों पर खेलों के नज़रिए से भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ये कहा जा सकता है कि पैरालंपिक में भारत के प्रदर्शन ने यही नज़रिया झलका है। कुछ और खबरें लेकर आऊंगा आप लोगों के पास। CPR यानी करंट पल्स रेडियो में 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो 9 पर। धन्यवाद।